Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 107 for inter part 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड नाउ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स. हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सॉलिड्स की देख रहे हैं. और अभी हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं दैट इज़ फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसा कि बार बार रिपीट होता आ रहा है, कि वो सॉलिड्स हैं जिनके अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ अरेंज हों. दोज आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप आयनिक सॉलिड को अभी तक स्टडी किया है. आयनिक सॉलिड वो सॉलिड हैं जो कि जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कैट आयंस और एन आयंस. आयनिक सॉलिड कभी भी इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस इन देम, जो कि इर्द गिर्द से उसको इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करने देंगे. उनके आसपास अगर सराउंडिंग से कोई भी और आयन आ गए तो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और इस तरह से वो एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं रहेगा. अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड के. अगर तो आयनिक सॉलिड में हमने इसका जब स्ट्रक्चर स्टडी किया, हमने देखा कि ये आयंस से बने हैं और इनको स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टल लेटिस के तौर पे स्टडी कर रहे थे, क्रिस्टल के तौर पे, जिसमें हमने उसको डिवाइड किया यूनिट सेल में. और हमने देखा कि किस तरह से आयंस की प्लेसमेंट होती है इन द यूनिट सेल. हमने यहाँ पे स्टडी किया कि आयन्स हमेशा जब भी प्लेस होते हैं दे आर प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक पॉजिटिव आयन के साथ हमेशा एक नेगेटिव आयन ही प्लेस किया जाता है और ये कभी भी सेम आयन्स एक दूसरे के आमने सामने नहीं प्लेस किए जाते. उसके अलावा हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लाइक हमने स्टडी किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड. हमने लेटेस्ट एनर्जी के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. और आज का जो मेरा लेक्चर है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, आज टुडे इज़ अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज़ द कोवेलेंट सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड के बारे में बात करते हुए हमने कहा कि वो आयन्स से मिलके बना होता है. अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें, कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड हैं जो कि एटम्स से मिलके बने होते हैं. हम जब सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड में हम लोग 3 नेम्स मेंशन करते हैं: एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स. आयंस वाले सॉलिड को हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम एटम्स वाले सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि वो सॉलिड जिनको एटम्स मिलके बनाते हैं. कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं और इनका दूसरा नाम एटॉमिक सॉलिड भी कह सकते हैं, यानी कि इनके अंदर एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है इस पूरे सॉलिड को बनाने के लिए. सो बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल एटम्स, चाहे वो सेम एलिमेंट के एटम हों चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हों, लेकिन न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाई हम इन्हें कोवेलेंट सॉलिड या फिर एटॉमिक सॉलिड की नाम देते हैं. अब पहले जब हमने पढ़ा था आयनिक सॉलिड के बारे में, तो हमने उसमें कहा कि आयन्स आर प्लेस्ड ऑपोजिटली, यानी कि अल्टरनेटिवली एक पॉजिटिव आयन है, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव. तो बिकॉज ऑफ बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, उनके दरमियान में तो ऑब्वियसली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के, क्योंकि नेचुरली उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जब ऑपोजिट आयन्स एक दूसरे के करीब आते हैं. तो इसीलिए जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हार्ड हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं, ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन उनके बॉन्ड आपस में ब्रेक नहीं होते. ठीक है, बॉन्ड सेपरेट नहीं होंगे, आयंस नहीं सेपरेट होते इतने इजीली. अगर हम कोवेलेंट सॉलिड देखें, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर न्यूट्रल एटम्स प्रेजेंट हैं. तो इनके दरमियान में कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इन एटम्स को इकट्ठे रहने पे मजबूर करें ताकि पूरा का पूरा एक सॉलिड स्टेबल फॉर्म में रहे. तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द न्यूट्रल एटम्स, उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का. कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि न्यूट्रल एटम को एक दूसरे के साथ बॉन्ड किए रखता है ताकि पूरा का पूरा कोवेलेंट सॉलिड जो है वो एग्जिस्ट कर सके. अब अगर हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की फर्दर, तो दे आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स. अब ये कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहली टाइप क्या है? जब कोवेलेंट बॉन्ड्स इस कदर स्ट्रॉन्ग हो और उसके अंदर एटम्स
पूरी तरह कंबाइन करके जाइंट मॉलिक्यूल बना लें। जाइंट मॉलिक्यूल किस तरह से, जैसे कि डायमंड है, इट इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। या फिर अगर आप कहें सिलिकॉन कार्बाइड, इट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस जाइंट मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसके अलावा एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, वो भी उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से बहुत सारे एटम्स से मिलके एक सिंगल जाइंट मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम नाइट्राइड को बनाया हुआ है। सेकेंड टाइप क्या है कि जब एटम्स ज्वाइन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड उनके दरमियान में एग्जिस्ट करता है, तो ये एटम्स बजाय इसके कि एक पूरा जाइंट मॉलिक्यूल बनाए, ये सेपरेट लेयर्स बना देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये वाले सॉलिड जो सेकंड टाइप में है, ये लेयर्स की सूरत में प्रेजेंट होंगे। इसमें एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ लेयर्स की सूरत में बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये किस तरह की एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं, कौन से सॉलिड हैं जो लेयर्स की सूरत में जिनके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं? दे आर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ मॉलिक्यूल इन विच कार्बन इज़ प्रेजेंट। उसके अलावा कैडमियम आयोडाइड है और बोरॉन नाइट्राइड है। अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को अगर हम इनके ऊपर अगर गौर करें, तो हमने कहा कि हमारे जो कोवेलेंट सॉलिड हैं दो टाइप के हैं। एक में तो ये है कि जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, जिसे हम जाइंट मॉलिक्यूल कहते हैं, वो बन जाता है। इसमें हमने एग्जांपल दी है डायमंड की। जबकि सेकंड केस हमने कहा है, उसमें कहा है कि एटम्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बना के वो लेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। लेयर्स के सूरत में उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो उसमें हमने एग्जांपल दी ग्रेफाइट की। अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, दोज आर कार्बन एटम्स। दोनों के सिर्फ अगर एटम्स को देखा जाए तो दोनों के एटम्स सेम हैं, लेकिन दोनों कि अगर मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स बहुत डिफरेंट हैं। ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। वाई? बिकॉज दोनों के अंदर जो एटम्स हैं जो मिल के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे मॉलिक्यूल को बनाने में, उनके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली उनके दरमियान में मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट है। पहले में कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था और उसने एटम्स, तमाम जितने कार्बन एटम थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डायमंड को बनाने में, और उसके अंदर मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड ने उन तमाम एटम्स को इस तरह से अरेंज किया कि एक पूरा जाइंट मॉलिक्यूल बन जाए, दैट इज़ डायमंड। जबकि सेकंड केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसने इस तरह से एक्ट किया कि एटम्स को लेयर्स की सूरत में बनाना शुरू कर दिया, लेयर्स की सूरत में एक दूसरे के साथ अटैच करना शुरू कर दिया। तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट सॉलिड बन गया, दैट इज़ ग्रेफाइट। तो ये दोनों, हालांकि इनके अंदर पार्टिसिपेटिंग एटम्स सेम हैं, बट ओवरऑल ये पूरे मॉलिक्यूल के तौर पे अगर हम इनको स्ट्रक्चर को देखें तो इनके मॉलिक्यूल्स दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये बात हो गई है कोवेलेंट सॉलिड की, इनके टू डिफरेंट टाइप्स की। इनके अंदर आपको पता चल गया कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम एटॉमिक सॉलिड भी है, बिकॉज इनके अंदर न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं पूरे के पूरे सॉलिड को। एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है, आयंस या मॉलिक्यूल्स ने नहीं। सेकेंडली हमने कहा कि कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि इसके एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन किए हुए है, जोड़े रखे हुए हैं। तो इनके अंदर जो बॉन्ड है उसका नाम कोवेलेंट बॉन्ड है। थर्ड, हमने इसकी टू डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं कोवेलेंट सॉलिड की। एक टाइप में तो बॉन्ड इस तरह से एक्ट करता है कि तमाम एटम्स को मिला के एक जाइंट मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेगा। और सेकंड केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इस तरह से एक्ट करेगी कि उस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं वो लेयर्स में अरेंज कर देगा और इस तरह से एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, हालांकि इनके अंदर एटम्स जो हैं वो सेम हैं, कार्बन के एटम्स। Now we will discuss about the next topic, that is about the properties of covalent crystals. Covalent crystals के बारे में अब इनकी properties के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कोवेलेंट क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ की, तो हमने देखा था जब आयनिक क्रिस्टल की बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर भी जो आयंस थे वो 3 डायमेंशनली अरेंज थे। तो इसी तरह कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर भी जितने भी एटम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल हैं। 3 डायमेंशनल है यानी कि ऑल द साइड, अगर ये एटम है तो उसके हर साइड पे एटम्स जो हैं अरेंज होंगे थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, इट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ एटम्स। एटम्स नेटवर्क के तौर पे, लेयर्स के तौर पे नहीं, पूरे एक नेटवर्क, यानी कि हर डायरेक्शन में एक एटम है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पे दूसरे एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेयर्स की सूरत में आमतौर पे ये नहीं पाए जाते।
जो वैलेंसीज है एटम की, यानी कि कोई भी एटम, जैसे कार्बन का एटम है, उसने बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के एटम के साथ, तो ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली वैलेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैलेंसी क्या है कि इस कार्बन एटम जिसने बॉन्ड बनाया था दूसरे कार्बन एटम के साथ, इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश थी कि वो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता और अपनी वैलेंसीज को फिल अप करता। वैलेंसीज का मतलब है कि कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, उस हिसाब से एटम्स एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इनके अंदर जो वैलेंसीज हैं वो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि इस तरफ इसने अपनी वैलेंसी को यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे हम लोग पैकिंग देखें एटॉमिक सॉलिड्स की, तो इनकी पैकिंग लूज़ है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स में हमने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, उनके दरमियान में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि इनकी क्लोज पैकिंग, टाइट पैकिंग करवाती है, जबकि कोवेलेंट क्रिस्टल्स के अंदर चूँकि इस तरह के कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए इनकी जो पैकिंग है वो लूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू आयनिक एंड मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं दे हैव ओपन स्ट्रक्चर। ये जो क्रिस्टल्स हैं इनकी बात करें, अगर हम इनकी हार्डनेस की बात करें, दे आर वेरी हार्ड, और अगर हमें इनको ब्रेक करना है, लाइक डायमंड की बात करें, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है टू ब्रेक डाउन दीज क्रिस्टल। ब्रेकिंग डाउन का मतलब है कि अगर हम ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स की बात करें, इसके एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंट हैं, तो जब ब्रेक करना है तो हमें इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तो इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, दैट इज़ वाई ओनली दीज कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर हार्डर, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो वो एनर्जी हमें शो होती है कि जब हम ओवरऑल पूरा सॉलिड को ब्रेक कर रहे होते हैं। सिमिलरली इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो भी बहुत हाई होती है, और इनकी अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो दैट इज़ वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है? बिकॉज कि जब अगर हम ये सॉलिड फॉर्म में है, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो हमें इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इनको जो ये एटम्स हैं उनको फ्री करना है ताकि वो लिक्विड स्टेट में आ सकें, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये क्लोजली पैक्ड हैं, ये एक अपने फिक्स स्ट्रक्चर में पैक हैं। तो जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो एट दैट टाइम उनके दरमियान में मौजूद बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। तो दैट इज़ वाई उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है कोवेलेंट क्रिस्टल का वो भी हायर रहेगा, जबकि इनकी वोलेटिलिटी लो है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि अगर ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो कितनी जल्दी ये इवेपोरेट करें। तो चूँकि इनके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर आके भी हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहता, लेकिन फिर भी प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो उनको वोलेटाइल नहीं होने देता, इवेपोरेट नहीं होने देता। दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और इनकी वोलेटिलिटी बहुत लो है। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं, चूँकि इनके अंदर न्यूट्रल एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे हम लोग कोई भी आयन्स नहीं कह सकते कि यहाँ पे आयन प्रेजेंट है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आयंस एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, इन ये दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर यहाँ पे एक एग्जांपल को ज़रूर हम मेंशन करेंगे, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में मैंने आपको बताया है अभी कि ग्रेफाइट में जो एटम्स हैं वो लेयर्स की सूरत में अरेंज हैं। आप ईच लेयर में समझ लें यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं जो हर लेयर को बना रहे हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट केस प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी इसको इस तरह से प्रोवाइड करें कि इसकी लेयर्स के पैरेलल वो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में लेयर्स जा रही हैं उसी डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे तो देन इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते जाएंगे नेक्स्ट एटम की तरफ, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी एक एंड से दूसरे एंड पे। हाउएवर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी परपेंडिकुलर टू द लेयर इस डायरेक्शन से अप्लाई करूं, तो बिकॉज यहाँ पे लेयर्स में गैप है, एटम्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच नहीं हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं कर सकेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो पैरेलल है
टू द लेयर्स पैरेलल है देन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और अगर दैट इज़ प्रीपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेंडिकुलर है लेयर्स के, देन ग्रेफाइट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि किस तरह से एटम की अरेंजमेंट पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन डिपेंड करती है. अगर वो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, बॉन्ड बनाए यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े डीलोकलाइज्ड हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अप्लाई की जाएगी तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को मूव ऑन करते जाएंगे नेक्स्ट एटम की तरफ, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर लेती है. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को भी कोई मीडियम चाहिए, कोई रास्ता चाहिए जिधर से वो जा सके. तो पैरेलल लेयर्स उसको रास्ता देती हैं, जबकि परपेंडिकुलर, जब दोनों लेयर्स के दरमियान में गैप है, इलेक्ट्रिसिटी इस लेयर से इस लेयर में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. दैट इज़ वाई अगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाए तो ये पास ऑन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते. तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, और उसके अलावा मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है अबाउट द कोवेलेंट सॉलिड्स. उम्मीद है जितना आज आपको समझाया आपको उसकी समझ आई होगी. अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर. सी यू सून.